हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल द रियल क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्लास 12 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम मुद्रा। मुद्रा क्या है? मुद्रा हर एक वो चीज़ है जो किसी भी लेन देन के रूप में स्वीकार की जाती है। जैसे मैं कोई चीज़ खरीदना चाहता हूँ, उसके बदले में जो देता हूँ वो मुद्रा कहलाती है। यानी कि सीधी सी बात है, मुद्रा का अर्थ होता है कोई नोट या कोई सिक्का, जैसे 10 का सिक्का, 5 का या फिर 2 रुपये का सिक्का। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी मुद्रा में आती है। नोट तथा सिक्के, हर प्रकार के सिक्के। नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। सिक्का कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय, यानी कि वित्त मंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें सिक्के हैं, लेकिन मुद्रा है। मुद्रा, जब हमारे पास मुद्रा नहीं थी तब हम किस प्रकार लेन देन कर रहे थे? तब हम किस प्रकार लेन देन करते थे? मुद्रा से पहले हम आदान या लेन देन करते थे वस्तुओं के माध्यम से, जिसे वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जिसमें वस्तुओं का विनिमय या वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी ये प्राचीन काल में प्रथा चलती थी हमारी, कि जिसमें हम वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है वो मुद्रा क्या है। मुद्रा वे वस्तु है जो विनिमय के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। जैसे मैं कहूँ, मैं अगर इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के अंदर रुपया एक मुद्रा है। और अगर मैं यूएसए की बात करूं, यानी कि अमेरिका की, तो वहाँ पर डॉलर एक मुद्रा है। ठीक है, अब ये मुद्रा क्यों आई थी? मुद्रा बनाने के क्या कारण थे? मुद्रा को जारी करने की क्या वजह थी? इसका एक ही रीज़न है, जिसका सीधा सा नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली के बुरे प्रभावों के कारण हमने मुद्रा को आजमाया था, यानी कि मुद्रा को अपनाया था। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें ढूंढना पड़ता था कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी वस्तु लेकर अपनी वस्तु दे सके, यानी कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो उसके पास होनी चाहिए, और जो वो मुझे वस्तु देगा उससे चाहिए होता है कि जो वो दे रहा है उसके बदले वो मेरी वस्तु ले ले। यानी कि यहाँ पर क्या था, आवश्यकता के संयोग की ज़रूरत पड़ती थी कि भाई ए व्यक्ति जिसके पास जूते हैं या फिर कोई भी वस्तु है, और बी व्यक्ति जिसके पास क्या है, चप्पलें हैं। अब ए को चाहिए चप्पल, बी को चाहिए जूते, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढूंढते हैं कि कोई मेरी चप्पल लेकर मुझे जूते दे दे, और जूते वाला कहता है कि मेरे जूते लेकर कोई मुझे चप्पल दे दे। और ऐसा बहुत मुश्किल से मिलता था, यानी कि बहुत कठिनाइयाँ होती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ थी, इन कठिनाइयों की ही वजह से मुद्रा का जन्म हुआ था। जैसे पहली समस्या, आवश्यकता के दोहरे संयोग का भाव। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था जो हमारी वस्तु लेकर अपनी वस्तुएं दे सके, या हमारी वस्तुओं के बदले में उसे हमारी वस्तु की ज़रूरत हो और हमें उसकी वस्तु की ज़रूरत हो। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में कठिनाइयाँ आती थी। ये था मुद्रा को उत्पन्न करने का पहला कारण, जिसे जाना जाता है आवश्यकता के दोहरे संयोग के अभाव के नाम से। दूसरा नाम है मूल्य का मापदंड। भाई चलो, जूते चप्पल मिल गए, जूते महंगे होते हैं, चप्पल सस्ते होते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जूते चप्पल हटा करके गेहूँ और चावल की बात करता हूँ। गेहूँ और चावल कि भाई 1 किलो गेहूं के बदले वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था, जितना मैं गेहूं दे रहा हूँ उसी के हिसाब से मुझे चावल भी चाहिए होता है। भाई 1 किलो गेहूं के बदले में चावल की कितनी मात्रा दी जाए, 1 किलो गेहूं के बदले में चावल की कितनी मात्रा दी जाए, इसका अनुमान लगाना कठिन हुआ करता था। किसके अंदर? वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत। इसी की वजह से आज मुद्रा का जन्म हुआ है, जो मुद्रा किसी भी वस्तु को आराम से माप सकती है कि एक किलो गेहूं की कीमत 15 रुपये किलो है और 1 किलो चावल की कीमत 40 रुपये किलो है, आराम से माप सकती है। अगर हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास आज भी अगर कभी कभी ऐसा हो जाए कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से वस्तु ले लो और अपनी वस्तु दे दो, तो वहाँ पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि भाई मेरे 1 किलो चावल 15 रुपये के हैं। ठीक है, 1 किलो गेहूँ 15 रुपये के हैं और 1 किलो चावल 45 रुपये के हैं। तो अगर तुम्हें चावल चाहिए तो आपको कितने गेहूं देने पड़ेंगे? यहाँ पर मुझे 3 किलो गेहूं देने पड़ेंगे। ये खैर अब तो फिलहाल ऐसा बहुत कमी से देखा जाता है, फिर भी कभी कभी चल जाता है। ठीक है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या आती थी, मूल्य के माप में कठिनाई आती थी, जिसकी वजह से हमने मुद्रा को अपनाया था। मूल्य का संचय, भाई मूल्य का संचय, मान लीजिए आज छोटे से बच्चे पैसे इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक छोटी सी गुल्लक बनाते हैं और यहाँ पर पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है भाई, अगर प्राचीन काल की बात करें, वहाँ पर हमें कुछ इकट्ठा करना होता है ताकि हमारे फ्यूचर में काम आ सके, तो हम किस रूप में अपना मूल्य इकट्ठा करते हैं? जाहिर सी बात है, वस्तुओं के रूप में। और वस्तु ऐसी नहीं कि लाइफ टाइम तक चलते रहे,
कुछ वस्तुएं साल में ख़राब हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं 10 महीने में ख़राब हो जाती हैं, कुछ वस्तुएं 4 महीने में ख़राब हो जाती हैं। जब वस्तुएं ख़राब हो जाएंगी तो हमारी यानी कि हमारी जो लागत है उनको संचय करने की लागत भी बेकार जाएगी और हमारी जो जगह है वो भी बेकार हो जाएगी और साथ ही वस्तु भी बेकार हो जाएगी। इसलिए अब मुद्रा को अपनाया गया है कि जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, मूल्य का संचय आसानी से कर सकते हैं। किसी बैंक अकाउंट में सबमिट कर देते हैं या अपने गुल्लक में इकट्ठा कर देते हैं या फिर अपने घर पे ही तिजोरी में सेव करके रख देते हैं, जिससे हमारे मूल्य का संचय यानी कि मूल्य कलेक्शन आसानी से हो जाता है। हस्तांतरण में कठिनाई, जी वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हस्तांतरण में कठिनाई आती थी। एक वस्तु को जैसे दिल्ली से मुझे गेहूँ यूपी में भेजने, दिल्ली से यूपी में भेजने, तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हम वस्तु ही भेज सकते हैं कि पहले भाई वस्तु इकट्ठा करो, फिर उसके बाद जिस साधन से हमें भेजना है, मान लीजिए बुग्गियाँ चलती थी, बोगी लेकर के हमें यहाँ से यूपी लेके जाना पड़ेगा। अब बोगी वाले वो क्या देंगे, यानी कोई भी इंसान हमें अपनी फ्री में तो सेवा देगा नहीं, उसके बदले में कुछ प्रतिफल जरूर मांगेगा। उसे प्रतिफल कैसे देंगे, मुद्रा तो थी नहीं, जाहिर सी बात है उसको हम क्या देंगे, अपनी वस्तुएं ही देंगे। यानी कि अब हमारा सामान दिल्ली से यूपी जाएगा तो उसके लिए भी हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जो अपनी सेवा के बदले में मेरी वस्तुएं ले सके। यहाँ पर भी वही समस्या उत्पन्न होगी कि आवश्यकता का दोहरा संयोग, मुझे बोगी वाले की सेवा चाहिए और उसके बदले में वो मेरी वस्तुएं ले सके क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत मूल्य को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, यानी कि वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में कठिनाइयाँ आती थी तथा अधिक लागतें भी वहन करनी पड़ती थी, जिसका समाधान मुद्रा ने आसानी से कर दिया। अब आसानी से हम बैंक अकाउंट से, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में आसानी से मुद्रा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर जेब में गड्डी डाल करके आराम से लेके जा सकते हैं। दूसरे, भावी भुगतान। आज मैंने किसी से उधार लिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए का मैंने किसी से उधार लिया है, ठीक है। भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे क्या करूँगा, 1,20,000 रुपये का लोन का अमाउंट चुका दूंगा, इतना ही तो कर सकता हूँ। लेकिन प्राचीन काल की बात अगर मैं करूँ, अगर मैंने आज किसी से 1 किलो वस्तु उधार ली तो भविष्य में क्या करूँगा, भविष्य में मान लीजिए मैंने गेहूं की ज़रूरत है, मैंने गेहूं नाम की वस्तु अपने पास रख ली 1 किलो कि मैं भविष्य में भुगतान कर दूंगा। अगर मेरे पास गेहूं होते तो मैं उससे उधार ही क्यों लेता, जाहिर सी बात है। अब जिससे मैंने उधार लिया है 1 साल बाद वो क्या कहेगा कि भाई मुझे 1 किलो गेहूं मुझे वापस ला के दो, कहाँ से ला कर दूंगा, मैं उस व्यक्ति को गेहूँ कहाँ से ला कर दूंगा। ये समस्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत भविष्य में उन्हीं वस्तुओं का भुगतान करना पड़ता था जो हमने ली है, इसके कारण हमें कठिनाई आती थी भविष्य में भुगतान करने के लिए। अब मुद्रा ने क्या किया, भविष्य में कोई ये कह सकता है कि भाई गांधी जी के नोट अलग है, अगर किसी ने मुझे 100 रुपये के 10 नोट दिए, यानी कि कितने रुपये दिए, 1,000 रुपये दिए हैं, ठीक है। अगर मुझे 500 के 2 नोट दे दूँ तो क्या वो लेने से मना करेगा, नहीं, वो सीधा से एक्सेप्ट कर लेगा। ये मुद्रा क्या है, सामान्य रूप से स्वीकार की जा रही है। और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी, हमारे आपसी विश्वास पर चलती थी और जो विश्वास कभी भी तोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछी जा सकती है। क्या आपको मेरी बात यहाँ तक समझ आई। मुद्रा क्या है, जो विनिमय के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के माध्यम से किया जाता था। अब मुद्रा होती कितने प्रकार की है, अब हमारे देश में मुद्रा कितने प्रकार की स्वीकार की जाती है। यहाँ मुद्रा के 4 प्रकार हैं। एक है आदेश मुद्रा, जो सरकार के आदेश पर चलती है, यानी कि सरकारी आदेश पर जारी की जाती है, ठीक है। उस मुद्रा को कहा जाता है आदेश मुद्रा। आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जो सरकारी आदेश पर स्वीकार की जाती है या फिर सरकार के आदेश पर जारी की जाती है। जैसे सभी सिक्के 1 रुपये से लेकर के 10 के या जो भी बन रहे हैं वो सब, और नोट, सारे नोट सरकार के आदेश पर जारी किए जाते हैं, इसलिए इन्हें आदेश मुद्रा कहा जाता है। न्यास मुद्रा क्या होता है, जो आपसी विश्वास पर स्वीकार की जाती है। जैसे चेक, चेक क्या होता है, हमारे आपसी विश्वास पर स्वीकार किया जाता है या फिर आपसी विश्वास पर आधारित होता है, ठीक है। इस मुद्रा को कहा जाता है आपका न्यास मुद्रा। एक होता है साख मुद्रा। साख मुद्रा क्या होता है, जैसे सभी नोट, नोट क्या होता है, एक नोट है 2,000 रुपये का, ठीक है। इसको बनाने में कितना खर्च हुआ है, इसे कहा जाता है वस्तु मूल्य। वस्तु मूल्य, जिस धातु की मुद्रा बनी होती है उससे कहा जाता है वस्तु मूल्य, और जो इस पर अंकित होता है इसे कहा जाता है मौद्रिक मूल्य या फिर अंकित मूल्य, ठीक है। मौद्रिक मूल्य, इसमें क्या है,
इस मुद्रा के अंतर्गत जिस मुद्रा का मौद्रिक मूल्य अधिक होता है और वस्तु मूल्य क्या होता है, कम होता है, उस मुद्रा को साख मुद्रा कहते हैं। जिस वस्तु का मौद्रिक मूल्य ज़्यादा होता है और वस्तु मूल्य कम होता है उसे कहा जाता है मौद्रिक मूल्य। जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, ये सारे नोट क्या है आपके साख मुद्रा के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है पूर्णकाय मुद्रा। पूर्णकाय मुद्रा में आते हैं आपके सारे सिक्के। सिक्के का मतलब जैसे जिस धातु की ये सिक्के बने इसे कहा जाएगा वस्तु, और इसको बनाने में जो खरीदने में या बनाने में जो खर्च हुआ है उसे कहा जाएगा वस्तु मूल्य। ऊपर लिखा होता है 10 रुपये, इसे कहा जाता है अंकित मूल्य या फिर मौद्रिक मूल्य। यानी कि मैं कहूँ कि पूर्णकाय मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जिसका मौद्रिक मूल्य और वस्तु मूल्य दोनों बराबर होते हैं उसे कहा जाता है पूर्णकाय मुद्रा। इसके बाद आता है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति का मतलब होता है मुद्रा का स्टॉक। मुद्रा के स्टॉक से आप क्या समझते हैं, मुद्रा का स्टॉक मैं आपको बताऊं, स्टॉक मैंने पहले ही बताया था, स्टॉक वह मात्रा होती है जिसको हम समय के एक निश्चित बिंदु पर मापते हैं। ठीक है, तो मैं बताऊं एक निश्चित समय पर लोगों के पास कुल कितनी मुद्रा पड़ी है, चाहे इसमें आपके नोट हो या फिर चाहे सिक्के हो, कैसे भी मुद्रा हो, उस सभी मुद्रा को कहा जाता है आपका मुद्रा का स्टॉक या फिर मुद्रा की पूर्ति। अब मुद्रा के स्टॉक में कौन कौन सी मुद्राएं शामिल होती हैं, लोगों के पास रखा हुआ कैश या फिर नोट या फिर सिक्के, कुछ भी लोगों के पास रखा हुआ कैश। दूसरा, लोगों ने जो डिमांड डिपॉजिट बैंक में सबमिट करा रखे हैं, जैसे मैं बैंक में पैसे जमा कराता हूँ और मांगने पर मुझे वापसी मिल जाता है, उसे कहा जाता है मांग जमाएं। तीसरा होता है आरबीआई के पास अन्य जमाएं जो मांगने पर हमें मिल जाती हैं। ये तीनों चीज़ें होती हैं जो मुद्रा के स्टॉक के अंदर शामिल होती हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन रेज होता है कि मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति 3 संस्थाएं करती हैं, 3 लोग करते हैं, कह सकते हो संस्थाएं हैं ज़्यादातर। एक है सरकार मुद्रा की पूर्ति करती है। कैसे, सरकार के अंतर्गत 1 रुपये के सिक्के और 1 रुपये के नोट आदि वगैरह छापे जाते हैं। केंद्रीय बैंक क्या करता है, यहाँ पर ये नोट जारी करता है, सभी नोट जो है केंद्रीय बैंक जारी करता है 1 रुपये को छोड़कर, 1 रुपये के नोट को छोड़ करके जितने भी सिक्के हैं वो सारे आरबीआई जारी करता है। बाकी के सिक्के और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के अंदर जारी किया जाता है। व्यापारिक बैंक जो मुद्रा सृजन करके मुद्रा बनाता है या मुद्रा की पूर्ति करता है। मुद्रा सृजन क्या है, ये चैप्टर नंबर 6 यानी कि बैंकिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। अब मैं बता दूं व्यापारिक बैंक कौन कौन से, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI यानी कि ICICI, HDFC, उसके बाद हमारा कैनरा बैंक, ये सारे बैंक जो है आपके व्यापारिक बैंक के अंदर आते हैं। और केंद्रीय बैंक आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आपका केंद्रीय बैंक के अंदर आता है। बच्चों अगर इसमें आपको कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।